हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन दोनों ही मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आर्य समाज फाउंडेड? आर्य समाज की स्थापना कब की गई? ए 12 अप्रैल 1876, बी 11 अप्रैल 1874, सी 7 अप्रैल 1875 या डी 10 अप्रैल 1875। बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट ही पढ़ने जा रहे हैं अलग से ये यूनिट तभी आपको पता चले कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये जीएस का भी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। क्यों की थी? ये एजुकेशन रिवाइवल के लिए था, ये रिलीजियस स्टडीज़ के लिए था, स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज करने के लिए था। कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुम कौटिल्याज आइडियोलॉजी इज मोस्ट नोटिसेबल अमंग द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ एंशियंट इंडिया? किससे अनुसार, यहां पर किसके होगा, किसके अनुसार प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है? ए आलेकर के अनुसार, या बी जोसेफ काउटर के अनुसार, या सी सालेटोर के अनुसार, या फिर डी रॉटले फिनिक्स के अनुसार? किसका स्टेटमेंट है ये? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सालेटोर का ये स्टेटमेंट है और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनका। जहाँ पर भी आप इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, आप वहाँ पर अगर आपको कोई स्टेटमेंट लगा करे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है या ये मैं भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी, तो आप उन स्टेटमेंट्स को लिख लिया करिए एक जगह पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, in which study of मनुस्मृति the origin of the kingdom is described? मनुस्मृति के किस अध्ययन में राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है? ए 5th चैप्टर में है, या बी 6th में, या 7th में, या फिर 8th में? पर्टिकुलरली आपको बताना है कि किस चैप्टर में मनुस्मृति के राज्य की उत्पत्ति डिस्क्राइब की गई है, कि कैसे राज्य उत्पन्न हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 7वें अध्याय में मनुस्मृति के बताया गया है कि राजधर्म को प्रतिपादित करने के लिए राज्य की ओरिजिन हुई। स्टेट से पहले की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, लोग वहाँ पर दुखी रहते थे। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए भगवान ने, गॉड ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा बनाया और वहीं से राज्य की उत्पत्ति हुई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड मैकियावेली ऑफ इंडिया? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ए बी आर अम्बेडकर जी को, या बाल गंगाधर तिलक जी को, या जेपी नारायण जी को, या फिर कौटिल्य को? इसका सही आंसर क्या होगा? अब मैकियावेली ऑफ इंडिया मीन्स मैकियावेली इटली के थे, पर उनके जो थॉट्स थे वो भारत के किस विचारक से मैच करते थे, ये आपको बताना है, तभी वो भारत के मैकियावेली कहलाए। अगर विचारों में
सिमिलैरिटी थी, इसी वजह से तो उन्हें कहा जाएगा। आप बताइए कि इनमें से किसके विचार मैकियावेली से मिलते थे, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप रटे ही हैं तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, दोनों ने ही शासन कला को अच्छे से बताया है और बिहेवियरल पॉलिटिक्स पर बहुत जोर दिया है अपनी अपनी रचनाओं में। और दोनों की बुक है, एक मैकियावेली की द प्रिंस है, सबको पता होगी, और कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। और दोनों ही बुक्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं शासकों के लिए और पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए। और दोनों ने ही माना है कि राजनीति में सभी कुछ वैध है, कोई मोरल लॉ की ज़रूरत नहीं है राज्य को गवर्न करने के लिए, किसी नैतिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही थिंकर्स के बीच में एक कॉमन चीज़ है कि राज्य को चलाने के लिए कोई मोरल लॉ नेसेसरली नहीं है। और दोनों ने ही एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जैसे मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस में और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। इसी वजह से कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच कंपोजिशन इज द स्टेट पोर्ट्रेड एज अ पर्पसफुल इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन रिलीजन। किस रचना में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को समर्पित करने वाली उद्देश्य पूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया है? मनुस्मृति में किया गया है, या अगहन सूत्ता में, या शांति पर्व में, या फिर अर्थशास्त्र में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए, तब अपने आंसर आप लिखा करिए। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को समर्पित करने वाली उद्देश्य से एक पूर्ण संस्था माना गया है। इनफैक्ट राज्य का अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों को धर्म के पालन की ओर प्रवृत्त करे, सभी रिलीजन को फॉलो करें फेथफुली। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और इसी तरह लिखा है कि धर्म राज्य का मूल आधार है। और दूसरी तरफ देखिए, अगर धर्म भी राज्य पर ही निर्भर है, क्योंकि स्टेट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वही रिलीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, धर्म की रक्षा भी स्टेट की संस्थाएं ही करती हैं। इस तरह जो स्टेट और रिलीजन दोनों ही एक दूसरे पर परस्पर निर्भर माने जाते हैं, ये मनुस्मृति का कहना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु आर द एग्रेसिव सपोर्टर्स ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म? हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद जी, या फिर राजा राम मोहन रॉय, या स्वामी दयानंद जी, या फिर बाल गंगाधर तिलक? स्वामी विवेकानंद भी आपने पढ़ा है, राजा राम मोहन रॉय भी, दयानंद भी और तिलक भी। अब इनके विचारों को आप रिवाइव करिए और समझिए और बताइए कि हिंदू रिवाइवलिज्म के सबसे एग्रेसिव सपोर्टर इनमें से कौन थे। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू रिवाइवलिज्म के बहुत बड़े समर्थक थे। इसके पहले राजा राम मोहन रॉय भी जी थे, तो इनका भी योगदान था समाज सुधार के लिए। इनका, देवेंद्रनाथ टैगोर जी का, केशव चंद्र सेन जी का, सोशल रिफॉर्म्स इन लोगों ने भी लाया, पर शायद उतना नहीं जितना कि आर्य समाज ने रिवाइवल का काम किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन है, क्वार्टरली रिव्यू के संपादक कौन थे? आपको बताना है कि क्वार्टरली रिव्यू के एडिटर कौन थे। हु इज द एडिटर ऑफ क्वार्टरली रिव्यू? ए पेरियार ए वी रामास्वामी, बी वी डी सावरकर, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी राजा राम मोहन रॉय। क्वार्टरली रिव्यू के एडिटर कौन थे बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
गोपाल कृष्ण गोखले क्वार्टरली रिव्यू के एडिटर थे। ये जनरल था, किसका जनरल था ये सार्वजनिक सभा जो थी जिसके मेंबर थे गोखले जी, उसका ये जनरल था और उसी के ये एडिटर बनाए गए क्वार्टरली रिव्यू के, जो कि सार्वजनिक सभा से निकलता था। 8th क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल इट वॉज रिटन दैट द मेन रीजन फॉर द फॉल ऑफ इंडिया इज म्यूचुअल डिविजन्स, रिलीजियस डिफरेंसेस, लैक ऑफ प्योरिटी इन लाइफ, लैक ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड मैरिजेस आर द ट्रूथ एंड अदर इविल्स। किस लेख में लिखा गया कि भारत के पतन के मुख्य कारण हैं परस्पर फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह सत्य एवं अन्य कुरीतियां हैं? वेदांग में, सत्यार्थ प्रकाश में, या केसरी में, या ज्योतिष तीस्ता में? देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं कि किस बुक में ये लाइन है या किस आर्टिकल में लिखा गया था, ये आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया था, इसलिए आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सत्यार्थ प्रकाश लेख में ये बात लिखी गई थी कि भारत के पतन के परस्पर फूट हो गया, धार्मिक भेद है, ये सारे कारण इंडिया के फॉल होने के पीछे हो सकते हैं और माना गया सत्यार्थ प्रकाश में। और सत्यार्थ प्रकाश किताब है दयानंद सरस्वती की, 1875 में 1875 में पब्लिश हुई थी। 9th क्वेश्चन है, हु बिलीव्ड दैट देयर इज नो ऑब्जेक्ट कॉल्ड गांधीज्म? किसका मानना था कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है? ए टोल्स्टॉय, बी जॉन रस्किन, सी लुइस फिशर, या डी गांधी? देखिए क्वेश्चंस आप सारे लगाया करिए, लास्ट तक लगाया करिए, और आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और देखिए कोई क्वेश्चन आसान नहीं होता, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, कभी कभार हमें आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आता। किस वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन, हम रिवीजन नहीं करते इस वजह से। जैसे कि आप देखिए प्रीवियस ईयर में या लास्ट ईयर पे आप जाइए जहाँ पर यूनेस्को का स्थापना वर्ष आया था। अब यूनेस्को अगर कोई पढ़ने बैठता है तो सब कुछ पढ़ लेता है शायद, लेकिन ईयर नहीं पढ़ता, उस पर ध्यान नहीं, क्योंकि वो लगता है कि आसान नहीं है, तो हमें आता ही है। इसलिए आप रिवीजन करते रहिए, जो आपको आ रहा है उसका रिवीजन करिए, जो नहीं आ रहा है उसको लर्न करिए और फिर उसको रिवाइज करिए। अब इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। महात्मा गांधी जी ने स्वयं ही कहा है कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है। कब कहा था इन्होंने? 1936 में, 1936 में सावली सेवा संघ के प्रवचन के दौरान वहां पर सभा में इन्होंने कहा था। देखिए 10th क्वेश्चन है, Who said Gandhi ji gave the national movement the form of a revolutionary movement and a people's movement? किसने कहा गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया? ए डनिंग ने कहा, या स्टैनले जोन्स ने कहा, या कोपलैंड ने कहा, या फिर थोरो ने कहा? इसका सही आंसर क्या होगा? गांधी जी के बारे में ये किसका विचार है कि गांधी जी ने ही नेशनल मूवमेंट्स को एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बना दिया और लोगों का आंदोलन इसको बना दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोपलैंड का ये कहना था। 11th क्वेश्चन है, हु सेड अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ स्वराज पोजीशन इज डियर टू हेवन? किसने कहा हिंदू मान्यता के अनुसार स्वराज की स्थिति स्वर्ग से भी प्रिय है? ए वी.डी. सावरकर ने, या बी अरविंदो घोष ने, या सी लाला लाजपत राय ने, या डी पंडिता रमाबाई ने? इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छे से इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
अरविंदो घोष स्वराज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इनफैक्ट इनका मानना था कि जो ये हम सामाजिक सुधार कर रहे हैं ये हम बाद में भी कर सकते हैं, सोशल रिफॉर्म्स हम लेटर ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें स्वराज की स्थिति पानी होगी, स्वराज को अचीव करना होगा। और उसी के टर्म में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ स्वराज इज पोजिशन इज डियर टू हेवन। देखिए 12th क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स बाल गंगाधर तिलक वॉज सेलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाल गंगाधर तिलक मुंबई विधान परिषद में सदस्य कितनी बार चुने गए? ए 1 बार, बी 3 बार, सी 2 बार या डी 4 बार। 1 3 2 4 कितने टाइम्स तिलक जी मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने? इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से बताइए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 टाइम्स, सिर्फ 2 बार तिलक जी मुंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। कब कब? 1895 में और 1897 में, 1895 1897 में। हालांकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, उसके बावजूद इनको चुना गया मुंबई विधान परिषद के सदस्य के लिए। और वहां पर भी इन्होंने इनफैक्ट गवर्नमेंट के एक्शंस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था विधान परिषद में भी। 13th क्वेश्चन है, हु फुली एग्रीड विद द नोशन दैट अ नेशन विच डज नॉट नो टू ऑनर इट्स हीरोज कैन नॉट सर्वाइव एंड डेवलप। कौन इस धारणा से पूर्णतः सहमत थे कि जो राष्ट्र अपने नायकों का सम्मान करना नहीं जानता वह जीवित नहीं रह सकता और विकास नहीं कर सकता? ए श्री अरविंदो, बी लाला लाजपत राय जी का, या गोपाल कृष्ण गोखले का, या फिर बाल गंगाधर तिलक जी का? ये किसका मानना है बताइए। और ये देखिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसके पहले अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ा होगा तो आप इसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। देखिए नोट्स में लिखने से क्या है कि आपको चीज़ें लर्न भी हो जाती हैं, एक बार आप उसे लिख लेते हैं। सिर्फ पढ़ने से कभी कभार चीज़ें माइंड में अच्छे से नहीं नोट हो पाती, नहीं जाती, लिखने पर वो थोड़ा और ज़्यादा याद हो जाती हैं। और अगर आपने कहीं लिख लिया तो अब आपके पास से कहीं जाना नहीं है। आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो आप उस नोट्स को उठा करके पढ़ लेंगे। एग्जाम से पहले देखिए आपको नोट्स की कीमत समझ में आएगी। जब आपका रिवीजन करने का समय आएगा तब आप उन नोट्स को ही रिवीजन करके एग्जाम देने जाएंगे। इसलिए नोट्स अपनी ज़रूर प्रिपेयर करिए, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखिए, इंपॉर्टेंट उनके थॉट्स थियरीज लिखिए और उनकी बुक्स लिखिए। अब ये किसका स्टेटमेंट है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक जी ने ही ये स्टेटमेंट दिया है। और देखिए इसी स्टेटमेंट में ये दिखता है कि ये कार्लायल और इमर्सन के थॉट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसी वजह से शायद इन्होंने गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत भी की थी, जिसमें कि गणपति फेस्टिवल का, गणपति उत्सव का क्या मोटिव था कि हिंदू पीपल को अवेक किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए और उनकी एकता को बढ़ाया जाए, यूनिटी को बढ़ाया जाए। और शिवाजी फेस्टिवल का क्या मोटिव था कि जिससे कि सेल्फ रिस्पेक्ट लोग सीखें, उनमें पुनर्जीवित हो सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान की भावना आए उनके अंदर। इस वजह से शिवाजी उत्सव की शुरुआत की तिलक जी ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, टू whom did Lord Curzon say that he has never found a person of any nation who has more parliamentary talent than him? लॉर्ड कर्जन ने किसके लिए कहा कि उन्हें कभी किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने उनसे ज़्यादा संसदीय प्रतिभा हो? अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक, ए, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जस्टिस रनाडे, डी खुदीराम बोस। तिलक जी के बारे में है या फिर रनाडे या फिर बोस या गोखले, किसकी बात यहाँ पर लॉर्ड कर्जन कह रहे हैं कि संसदीय प्रतिभा उनके पास बहुत ज़्यादा थी? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहां पर लॉर्ड कर्जन गोपाल कृष्ण गोखले के लिए इन्होंने ये बात कही है। 15th क्वेश्चन है, हु फाउंडेड दी शांति आश्रम?
शांति आश्रम की स्थापना किसने की? ए स्वामी विवेकानंद ने, बी अरविंदो घोष जी ने, या स्वामी दयानंद ने, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने? इसका सही आंसर क्या होगा? शांति आश्रम आपसे पूछ रहा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने शांति आश्रम और आपको पता होगा वेदांत सोसाइटी, वेदांत समाज की भी स्थापना की सैन फ्रांसिस्को में। 6th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट द प्यूरिफिकेशन मूवमेंट इज करेक्ट? शुद्धि आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए प्यूरिफिकेशन मूवमेंट हो या शुद्धि मूवमेंट भी इसे कहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड से शुद्धि मूवमेंट होगा। अब बताना है कि इसके बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है। ए चेंज ऑफ मैन्स थॉट्स, इंसान की कुरीतियों का बदलाव करना, क्या इस आंदोलन का मोटिव था? या बी इट वॉज रिलेटेड टू कन्वर्जन, यह धर्म परिवर्तन से संबंधित था। कन्वर्जन यहाँ पर रिलीजन की बात हो रही है। सी दिस वॉज अ मूवमेंट डन बाय अ पर्टिकुलर कास्ट, यह जाति विशेष द्वारा किया गया आंदोलन था। या डी दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द कंट्री, इस आंदोलन का नेतृत्व देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। शुद्धि आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? चारों स्टेटमेंट अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे हिंदी में पढ़ लिया करिए, और अगर इसे हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है या कोई वर्ड बहुत टफ है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे इंग्लिश में पढ़ लीजिए। और कभी कभार एग्जाम में ऐसा होता है कि हिंदी में कोई क्वेश्चन अगर इनकम्प्लीट लिखा होता है तो अगर आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तुरंत, आप देखिए क्वेश्चन जैसे आप 15 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसे तुरंत आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश वाला हिंदी में कर सकता है। तो अगर आप उसे ट्रांसलेट कर लेंगे तो कभी कभार वो इंग्लिश में वो क्वेश्चन कंप्लीट लिखा होता है। तो इसलिए अगर आपको एग्जाम में कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में आए तो आप उसे कन्वर्ट करके ज़रूर देख लें कि शायद इंग्लिश फॉर्म में वो बिल्कुल सही लिखा हो या क्वेश्चन कंप्लीट लिखा हो। अब बताइए यहाँ पर कि शुद्धि मूवमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट डी देखते हैं कि दिस मूवमेंट वाज लेड बाय फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द कंट्री, कि यह आंदोलन का नेतृत्व देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। ये बात देखिए गलत है शुद्धि मूवमेंट के बारे में। फिर है यह जाति विशेष द्वारा किया गया आंदोलन था, पर्टिकुलर कास्ट ने नहीं किया था ये आंदोलन, ये भी गलत है। और ए है इंसान की कुरीतियों का बदलाव, ये भी गलत है। ऐसा कोई ये आंदोलन इस वजह से नहीं था, इसका एम ये नहीं था। फिर बी है इट वॉज रिलेटेड टू कन्वर्जन, यह धर्म परिवर्तन से संबंधित था। कन्वर्जन किसका? रिलीजन के कन्वर्जन की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये बात शुद्धि मूवमेंट के लिए बिल्कुल सही है। अब शुद्धि मूवमेंट किसने शुरू किया था? दयानंद जी ने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अब ये किस तरह धर्म परिवर्तन संबंधित था? देखिए इस मूवमेंट में ये बात कही गई कि जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म का त्याग कर अन्य धर्मों को ग्रहण कर लिया है, यदि वह चाहें तो वह अगेन हिंदू रिलीजन को अपना सकते हैं, हिंदू धर्म को वो अपना सकते हैं दोबारा। इसी वजह से शुद्धि आंदोलन चलाया गया था कि अगर वह चाहें तो अब वो हिंदू धर्म, पहले वो हिंदू थे पर उन्होंने किसी कारण अपना धर्म त्याग दिया है और फिर से वो अब हिंदू बनना चाहते हैं, तो वो इस शुद्धि आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ऐसे हिंदू या ऐसे जो अदर लोग हैं जो पहले हिंदू थे और अब नहीं हैं, तो वो हिंदू धर्म में आ सकते हैं, अपने आप को कन्वर्जन उनका रिलीजन का हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 17th क्वेश्चन है अरेंज दिस बुक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विवेकानंद की ये सारी किताबें लगानी है। सबसे पहले कौन सी किताब पब्लिश हुई, उसके बाद कौन सी किताब पब्लिश हुई। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड, माई मास्टर इंस्पायर्ड टॉक्स। बुक का नाम आप इंग्लिश में ही पढ़ा करिए। ABCD चारों ऑप्शन देख लीजिए और इनको ईयर वाइज लगाइए। बुक के ऑथर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट बुक का पब्लिशिंग ईयर भी है। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा कब प्रकाशित हुई थी? ये किताब 1897 में पब्लिश हुई थी। फिर है मेडिटेशन एंड इट्स मेथड,
ये किताब 1976 में 1976 में पब्लिश हुई है। माई मास्टर 1901 में पब्लिश हुई है। इंस्पायर टॉक्स 1909 में पब्लिश हुई है, 1909 में। अब इनको अरेंज करिए। सबसे पहले कौन सी किताब आई? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897 आया, 1897। फिर है माई मास्टर 1901, फर्स्ट है। फिर थर्ड है माई मास्टर 1901, और उसके बाद इंस्पायर टॉक्स 1909, और लास्ट में कौन सी किताब आई है? मेडिटेशन एंड इट्स मेथड 1976 में। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। सबसे पहले लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897, उसके बाद फिर माई मास्टर 1901, फिर है इंस्पायर टॉक्स 1909, और फिर है मेडिटेशन एंड इट्स मेथड 1976। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18th क्वेश्चन है, षाड्गुण्य नीति क्या है? व्हाट इज षाड्गुण्य पॉलिसी? ए, पॉलिसी मेड बाय द किंग फॉर द पब्लिक, राजा द्वारा बनाई गई नीति जनता के लिए, या बी, पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द स्टेट टुवर्ड्स अदर स्टेट्स, राज्य द्वारा दूसरे राज्यों के प्रति अपनाए जाने वाली नीति, या सी, टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द पब्लिक सरेंडर्स टू द किंग, जनता का राजा के प्रति समर्पण करने के पश्चात अपनाई जाने वाली कोई नीति है ये, या डी, पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड इन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, प्रजा को ढंग के विकल्प में अपनाई जाने वाली नीति, कि प्रजा को जो पॉलिसी अच्छी लगती है वो पॉलिसी वो अपना लेती है, और जो नहीं अच्छी लगती वो उसे नहीं अपनाती। षाड्गुण्य पॉलिसी क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? षाड्गुण्य पॉलिसी को इंग्लिश में हम षाड्गुण्य पॉलिसी भी कहते हैं और 6 फोल्ड पॉलिसी भी कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द स्टेट टुवर्ड्स अदर स्टेट्स, राज्य द्वारा दूसरे राज्यों के प्रति अपनाए जाने वाली नीति को षाड्गुण्य नीति कहते हैं। क्या था इस षाड्गुण्य नीति में? देखिए, इस षाड्गुण्य नीति में 6 फोल्ड पॉलिसी में बताया ना, तो इसे 6 फोल्ड डिप्लोमेटिक पॉलिसी कहते हैं। 6 लक्षणों वाली नीति है ये, जो राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्य के प्रति अपनाई जाती है। 6 कौन कौन सी इसमें पॉइंट्स हैं जो आते हैं? इसमें संधि है, ट्रीटी आती है सबसे पहले, फिर यान है। यान में देखिए बड़े वार को इंक्लूड किया जाता है, और उसके बाद है इसमें आसन, विग्रह, द्वंद्विभाव और संश्रय। ऐसी इसमें 6 पॉलिसीज आती हैं जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट के प्रति अपनाना चाहिए। ऐसी 6 फोल्ड डिप्लोमेटिक पॉलिसी षाड्गुण्य पॉलिसी में आती है। करेक्ट? देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं, और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए जो सीनियर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। होप इट विल हेल्प देम। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे क्वेश्चंस देखिए। सारी सीरीज को आप 1 से स्टार्ट किया करिए क्वेश्चन सीरीज को, और लास्ट तक ज़रूर लगाइए। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है इसमें, तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और इससे एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप सारे क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए। और अगर आपको इंडियन थिंकर्स की बुक देखनी है, ऑथर एंड बुक देखना है, तो उसका मैंने अलग वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। आपको उस एक वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स और जो आपके सिलेबस में है और उनकी बुक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स।
सब्सक्राइब के बटन के बगल बेल आइकन दिया होगा, उसे आप प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।